वो हमको वहाँ से कॉलर पकड़ के खींच के वो बेदौल ओपी पे ले गए। अब बताइए हम कितना बड़ा आतंकवादी थे, बीच में पब्लिक के बीच में हमको कॉलर पकड़ के आप खींच के ले जा रहे हैं, फिर वहाँ से आगे से हमको कुछ दूर तक तो पैदल खींच के ले गया। अब इससे बड़ी बात हम क्या कहें, 2 डंडा हमको पीटा गया नीचे में बैठा के, जैसे कि हम बहुत बड़ा क्राइम करके पुलिस के द्वारा पुलिस हाजत के बाद के सामने खोल रहा हूँ। पहला चैनल आपको जिसके सामने मैं ये पोल खोल रहा हूँ, ये बिहार सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था और बिहार पुलिसिया के लिए भी ये चैलेंज है कि अगर कोई डॉक्टर हमको देख के अगर मेरे नाम पूछा हो या मेरे नाम का कोई सिर्फ मेडिकल नहीं कराया गया, वो जेल जाने से पहले सिर्फ एक हॉस्पिटल सदर अस्पताल ले गया, ऐसा कर दिया कि हमको तो लग रहा है कि हमारे दरोगा जी को अगर लगता, जो हमारे थाना प्रभारी है उनके सामने अगर संविधान कानून का किताब होता तो पूरे कानून का जितना धारा है वो सब हमको लोड कर देते भाई। जो बात उस समय कह रहे थे उस बात पे अभी भी आप बिल्कुल बिल्कुल अभी भी हम कायम है कि वहाँ पे सारे अधिकारी वहाँ से छोड़ चुके हुए थे मैदान। फिर जब पता चला कि ये लोग सड़क, ग्रामीण लोग जो है सड़क जाम कर दिए, तो ये लोग मनाने आए कि आप लोग जाइए, हम खाना बनाने की व्यवस्था करते हैं, जाइए घर पे हम थैली पहुँचा रहे हैं। तब से पहले कुछ नहीं पहुँचा था लोगों को। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस अपना खुद के नियम फॉलो नहीं कर रही? बिल्कुल खुद का नियम क्या, खुद का नियम तो जो उनको जो सरकार के द्वारा जो नियम मानना है उसको नहीं मान रहे वो। बताइए इस आधुनिक भारत में जिसका घर डूब गया हो, जिसके बच्चे को दूध नहीं मिल रहा हो, जिसका घर का टोटल सामान डूब गया हो, अगर सरकार उसको एक टाइम खाना खिला रही है तो अंगूठे का निशान लिया जा रहा है। ब्लॉक में आप जाइएगा तो सर एक राशन कार्ड जो अभी आप बोले ना कि सरकार के द्वारा 5 किलो अनाज मिलता है, उस राशन कार्ड को बनवाने के लिए 1500 रुपया ब्लॉक में लिया जाता है। और ये खुलेआम है, या रेट फिक्स। ये जनता आपके वीडियो में कमेंट करके बताए कि हाँ जरा बिहार में राशन कार्ड बनाने के लिए 1500 रुपया लगता है कि नहीं लगता। मनीष कश्यप अब पत्रकार नहीं रहे, नेता बन गए हैं। और नेता से आप अगर बिहार की जनता उम्मीद चाहते हैं तो बेफालतू बेफुजूल है। ये जो 40 दिन का जो आपका दौर था पूरा जेल में, वो कैसे बीता? वो रातें कैसे होती थी? आपको क्या आपके दिमाग में घूमता रहता था? बिकॉज वो अकेला होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अकेले रहते होंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहते होंगे। तो कैसे ये 40 दिन का जो दौर था आपका? जेल में तो गए तो सर क्या कहें, 2 दिन तक हमको न नींद आया, न भूख लगा, न कुछ लगा। 2 दिन तक सोते ही रह गए। बेड मिलता है, कम्बल, वहाँ एक ऐसा व्यवस्था है सर, कम्बल ओढ़ना है, कम्बल बिछवाना है, कम्बल का तकिया है। ये जेल से आया तब से हमारा तबीयत खराब, हिम्मत नहीं होता है बोलने का। ये तो हमारा टोन सर ये नहीं रहता, हमारा टोन ये रहता है कि बिना माइक से कैमरा में आवाज़ चला जाए। ऐसे इतने दिन बाद आए तो बच्चे से बात हुई होगी? बच्चे से बात हुई तो हमारा सर, हम जब भी सुबह निकलते थे और शाम को घर जाते थे तो बेटा को कहते थे कि मोबाइल चार्ज में लगाइए, तो कहता था पापा आज क्या वीडियो बना है। अच्छा। वो मेरे हमें में डिस्टर्ब नहीं करता था चाहे कुछ नहीं, लेकिन पापा क्या वीडियो बना थोड़ा दिखाइए। हम कहे पहले चार्ज में लगाइए फिर बनेगा तो देखिएगा। तो ऐसा फिर ऐसा ही घर जाते तो उत्साह लगता था, वो भी संतुष्ट होता था कि पापा आज यहाँ का वीडियो बनाए हैं, यहाँ का वीडियो बनाए हैं। लेकिन जब उसको जब पता 2-3 दिन हो गया तो घर पे आए हैं तो पता चला कि रोता था कि आखिर पापा कहाँ चले गए वीडियो बनाने, जो आइए नहीं रहे हैं। तो उसे पता नहीं था कि आप जेल में है। बाद में कोई आदमी, गांव वाले चाहे कोई बच्चा चाहे किसी तरह उसको पता चल गया कि तो पापा तो जेल में हो, तो उसके बाद बहुत रोया बेचारा कि जेल, उसको समझे नहीं है कि जेल कहाँ है। उसको लगा कि कोई मार दिया है कि पिटा है, लगता है जेल उसको कि क्या, तो कहा कि बहुत रोया। फिर धीरे धीरे सब लोग थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ पे ये चर्चा होती है कि पत्रकार किस रूप में देखते हैं चीज़ों को, पत्रकारिता किस ढंग की हो रही है। लेकिन जब जब सच्ची पत्रकारिता दिखाने की कोशिश की जाती है, प्रयास होता है, तो अक्सर पत्रकारों के ऊपर या तो हमला हो जाता है, नहीं तो उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाता है। इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं मिथुन भाई, जिन्हें कुछ दिन पहले सरकार द्वारा जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया। मिथुन भाई, आपका स्वागत है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने न्यूज़ पढ़ा कि लगभग 1 महीने से अधिक आप जेल में बिता करके आए हैं, और उसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि आपने सरकार के खिलाफ कई सारे ऐसे चीज़ें दिखाई जिससे सरकार को कठिनाइयाँ हुई, परेशानियाँ हुई, जो लोकल नेता हैं उन्हें कठिनाइयाँ हुई, उसके बाद जेल में आपको डाल दिया गया। तो इसके पीछे की कहानी क्या है और पूरी बात क्या है जिससे आपको लगा कि इस वजह से मुझे जेल में भेज दिया गया? बताइए, हम तो गांव घर में घूमने वाले पत्रकार हैं, कोई एसी कमरा में बैठ के तो रिपोर्टिंग करते नहीं हैं। आप यही गमछा हमारा रहता है और वो धूप में हम पसीना पोस के रिपोर्टिंग करते हैं।
बाढ़ का दौर था आपसे कुछ दिन पहले, अभी तो बाढ़ समाप्त हो चुका हुआ है, आप जाइएगा तो औराई के क्षेत्र में या सीतामढ़ी जिला में बाढ़ समाप्त हो चुका हुआ है। उस समय वो दिन याद है हमको कि 4 तारीख था जिस दिन हमको गिरफ्तार किया गया था, और बाढ़ समथिंग 30 और 31 तारीख के बीच में बागमती नदी में विकराल बाढ़ जिसको कह सकते हैं आप, बहुत पानी आया हुआ था। हमको लोग कहते हैं कि बहुत दिनों बाद जब से ये बागमती परियोजना है, एक बागमती परियोजना आप कहेंगे तो बहुत पुराने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर में बागमती परियोजना का शिलान्यास हुआ था, जो बांध अभी भी पूरा नहीं हुआ है वो बागमती परियोजना। लेकिन चलिए बांध बन रहा है, कटरा तक पहुंच चुका हुआ है आगे जाके। तो वो बांध जो है सो बहुत दिनों से रिपेयरिंग नहीं होता है। परियोजना तो बागमती बन चुका हुआ है, वो परियोजना जो है सो उस पर रिपेयरिंग नहीं होता है, उसको बांध मतलब जर्जर भी रहता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। तो बाढ़ जब आया बागमती नदी में तो कटौझा पुल जो NH 77 जो मुजफ्फरपुर टू सीतामढ़ी है, वहाँ पे आप कभी भी जाइएगा तो एक पुल है कटौझा पुल, जो बड़े लोग जो सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर या उत्तरी बिहार के जो लोग हैं वो उन कठिनाइयों को देखे हुए हैं कि जब सीतामढ़ी से लोग चलते थे तो मुजफ्फरपुर आने में 4 से 5 घंटा 6 घंटा और कभी कभी शाम हो जाता था। लेकिन चलिए NH बन गया, पुल बन गया तो लोगों को आने जाने में सुविधा हो गई। तो जो है सो बागमती में बाढ़ आया ना, तो बागमती जो है सो झेल नहीं पाया और बांध को तोड़ दिया। यानी समझिए कि आप सुने होइए NH 77 वाले नहीं, NH 77 से पीछे नेपाल की तरफ। अच्छा, वहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में बागमती नदी एक ऐसा इकलौता नदी था जो 5 जगह अपने तटबंध को तोड़ दिया। आप सुने होइएगा कि बेलसन प्रखंड में बांध टूट गया, कभी तुरंत आधा घंटा बाद सुनते होइएगा इधर टूट गया उधर अफरा तफरी का माहौल था। हम लोग भी सुनते थे तो कहते थे क्या होगा भाई, लगता है घर मेरा दह जाएगा। उसी ढंग से हम लोग सुने कि भाई बागमती नदी हमारे घर से 4 किलोमीटर पश्चिम बांध टूट गया। आपका घर कहाँ पे? हमारा घर बसंत पंचायत में है, जो औराई प्रखंड में आता है। औराई प्रखंड में बसंत पंचायत में मेरा घर है। तो आपको ये खबर मिली कि आपके घर से कुछ दूरी पे एक बांध टूट गया है। टूट गया है, ठीक है। दिन भर जो है सो खबर दिखाते रहते हैं। हम डेली सुबह निकल जाते हैं, सवेरे 5-6 बजे निकल जाते हैं और घूमते फिरते कहीं ना कहीं से दर्शकों का कुछ जो मुद्दा होता है आप देखे होइएगा, चाहे जो हमारे दर्शक है वो देखे होंगे। दिन भर जैसे तैसे, ये नहीं कि हमको लाओ लश्कर ले जाना है, मोबाइले है, हमारा गरीब आदमी का रिपोर्टर है, मोबाइल है, मोबाइले किसी को पकड़ा देते हैं। छोटा आपका तो अच्छा माइक है, हमारा तो कम दाम का माइक था, उससे दिखाते थे लोगों को। जब वो पता चला कि बांध टूट गया तो हम कहें चल के देखना चाहिए कि आखिर ये नुकसान कितना होगा। हम लोग को भी डर था कि हमारा भी घर दह जाएगा, ऐसा होगा तो मतलब बह जाएगा पानी में। देहाती भाषा थोड़ा यूज हो जाता है, हम लोग गांव घर के रहने वाले। तो फिर जब गए तो बांध देखे तो बांध टूट गया ना, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि इसके सामने आप जाएंगे ना, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। अच्छा, इतना पानी का रफ्तार था। जो हम वहीं से लाइव शुरू किया, हमारा पहला लाइव। जो औराई का एक वीडियो वायरल हुआ था जो पूरा बांध टूटा हुआ था और बहुत तेज बहाव में जी बिल्कुल। तो वो जो है सो वहाँ जब हम गए तो देखिए इतना वेग पानी का, तो हमको लगा कि नहीं भाई इसमें दर्शकों को आगाह कर देना चाहिए, क्योंकि हमको पता था हमारा बचपन ही बागमती नदी में गुजरा है बॉस। ये बागमती में बांध अब बना है, हम लोग के घर में पानी आया करता था बागमती नदी का, हमने उस बागमती नदी में ही तैरना सीखा है। तो हम लोग तो उस जमाने से है बागमती के। तो लगा कि नहीं ये पानी बहुत नुकसान करेगा। तो जो है सो हम वहाँ से लाइव आए, हमारे दर्शक अभी देखें लगभग वो 2-3 मिलियन वीडियो वो चल चुका हुआ है। वहीं से लाइव आए हैं कि भाई ये देखिए बागमती का बांध टूट चुका हुआ है। ये पंचायत का हमको जो लगा, जैसे बसंत, भदई, डीहजीवर, सनहचिया, अमनौर, कटरा वगैरह, हम गाय घाट तक की बात किए थे, लेकिन पानी का वेग टूट गया तो कम हो गया। तो जो है सो लगभग जहाँ जहाँ जिस पंचायत का हमने नाम बोला था हर जगह पानी गया और वहाँ का लोग जनजीवन अस्त व्यस्त तस्त हो गया। देखने सुनने वाला कोई नहीं था। जिस समय अगर हम लाइव करके बताएं, सरकार अगर हमको देखे होता या वहाँ का CO वगैरह जो जानकारी लेता हमसे, अगर उनसे नहीं हुआ तो हम तो बता रहे हैं भाई बांध टूट गया है, आप लोगों को आगाह कर दीजिए ना, माइक मान लीजिए। गांव घर में नहीं देखते हैं किसी चीज का प्रचार हो जाता है ठेला पर बांध के, आप प्रचार कर दीजिए कि हाँ भाई सुनो सुनो बांध टूट गया है, पानी आ रहा है, जो नीचे स्थान पे है वो ऊंचे स्थान पे चले जाइए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार एकदम सुस्त हो गई। जब गांव घर डूब गया तो सरकार को लगा नहीं भाई पानी तो बहुत आ गया। हम जब कंट्रोल से बाहर हो चुका हुआ था। यानी औराई प्रखंड का सबसे पहला डूबने वाला पंचायत था तो बसंत पंचायत था। अच्छा, वो हमारा ही पंचायत था, बिल्कुल हमारा पंचायत है।
अब बताइए हम सबसे पहले हम डूबे, और जब हम जेल में चले गए तो बस हमको ऐसा लग रहा था कि हमारा पंचायत का क्या हो रहा होगा, हमारे बगल का पंचायत का क्या हो रहा होगा। ये बाढ़ के दौरान ही आप जेल में चले गए जी बिल्कुल उसी से। अब हम जब जेल में गए ना तो हम ये सोचते थे कि आखिर क्या हो रहा होगा, ये नहीं कि हमें अपने गांव का ही फिक्र था, दूसरे गांव का भी क्या हो रहा होगा, दूसरे पंचायत का क्या हो रहा होगा, क्योंकि हम उस पानी को देख के गए थे। जेल क्यों चले गए? हुआ कि जो इसी सबको दिखा रहे थे, गांव गांव घर में मतलब रास्ता, गांव हाईवे तो मेन सड़क होता है ना बॉस, हाईवे से अंदर तो गांव होते हैं ना, गांव का जीवन तो उससे कट के रास्ता जाता है ना, गांव दूर दूर होते हैं, हाईवे से तो गांव दूर होता है। तो ये जब पानी आ गया, पूरा तहस नहस हो गया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो सारे अधिकारी मुजफ्फरपुर के डीएम साहब चाहे सब लोग लगे कि नहीं प्रशासनिक व्यवस्था और जो मदद है लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार का भी धर्म बनता है कि हम मदद आदमी को पहुंचाया जाए। ये लोगों ने पहल शुरू किया। हम भी जो है सो जहाँ जहाँ जाके दिखते थे, लोग प्रशासन कहता था कि अंदर गांव में जाने का रास्ता नहीं है। हम कहलिए कौन सा अभी काठ, पहले आप देखिए होइएगा कहीं बिहार में काठ का नैया चलता था, लकड़ी का नैया ठोका के उसको बनाने में 1 महीना लगता था। लेकिन अभी तो हम लोग मोदी जी के आधुनिक भारत में रह रहे हैं, वो तो तुरंत वोट उतार दीजिए, स्टीमर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वाला नहीं होता है, उसमें तो हवा भरिए, फुल गया, बैठ के चल दीजिए, बचाइए लोगों को जान के, आप इसमें कोई दिक्कत है? तो हम वही कह रहे थे कि अरे भाई घर का घर डूब रहा है, लोग बच नहीं रहे, कोई दह जा रहा है, किसी का सामान दह जा रहा है, आप उतार दीजिए ना एनडीआरएफ एसडीआरएफ, बांध टूटे 36 घंटा से ऊपर हो चुका हुआ है, यही सब दिखा रहे थे। उसके बाद जो हुआ कि भाई अब ठीक है, पानी में तो जो डूब गया, अब लोगों को खाना खिलाया जाए, मदद किया जाए, पशु जिसका पशु है उसको चारा दिया जाए, इस सब के बारे में भी हम मांग कर रहे थे कि आखिर सरकार सबको जो है सो मदद करे जितना ही संभव हो सकता है। हमने उन लोगों को बता भी रहा था कि ऐसे ऐसे मदद किया जा सकता है, ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं आप, अगर आपको रास्ता नहीं पता है गाँव में जाने का तो चलिए हम लेके चलते हैं, जैसे हम उस गाँव में जाते हैं, क्योंकि हमारे को तो सब पता था, हम तो जान रहे हैं ना किधर से जहाँ जाएंगे, हमको पता है, आपको पता है, हमारा मदद ले लीजिए ना आप। चलिए ऐसे सीओ साहब को फोन किया, चाहे एक दिन हम दुबई एसडीओ साहब को और दरोगा जी या क्या बोलते हैं सीओ साहब को भी फोन किए कि भाई राहत चाहिए हमको, नैया चाहिए, हमारे गांव का सड़क संपर्क टूट गया हुआ है, देखते हैं आने वाला है, नैया नहीं है। हम बोले ठीक है भाई, अब सरकारी अधिकारी उनसे हम झगड़ा करने जाए, लेकिन ऐसा कुछ हम किसी अधिकारी के साथ आज तक कम से कम यही किए हैं कि हम कितना भी ग्राउंड में जाके चिल्लाते हैं, लेकिन किसी अधिकारी को हम कभी कोई रे शब्द तू ता नहीं करते, ये हमारी, क्योंकि वो अधिकारी है, इसके लिए हम उनसे नहीं बातचीत करते हैं, इस मानवता के नाते ही जो सिंपल हम लोग का जो पहचान है वहीं तक बात करते हैं। तो उसमें जब क्या हुआ कि जब पानी कमा ना, जब सड़क से गांव से निकलने के सड़क जो मुख्य सड़क से जो पानी का लेवल नीचे गया तो गांव वाले लोग आक्रोशित हो गए। अच्छा, गांव में लोगों ने कहा कि भाई आखिर नहीं, कोई कहा कि भाई हमारे को मदद नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, और मुजफ्फरपुर के अनाज सब कुछ सब, यानी कोई गांव में जा ही नहीं रहा था, गांव के लोग तंग हो चुके हुए थे। अच्छा। और उस बीच में हम आपको फोटो देंगे या आप देखिएगा भी तो ट्विटर से लेके फेसबुक वगैरह पर, तो मुजफ्फरपुर के डीएम साहब भी उस चौक पे जाते थे जहां ये पूरा घटनाक्रम हमारे ऊपर कहा गया कि तुमने भड़काया है, भाषण दिया है, दंगा फैलाने का भी व्यवस्था कर रहे हो। अब बताइए हमको ये कब बोला गया? FIR की कॉपी में है। नहीं, ये मतलब कि मैं एक सिरे से आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं उसमें ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने अभी कहा कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, बाढ़ आया, बाढ़ में लोग परेशान हुए, और राय प्रखंड के सबसे पहला बाढ़ आपका गांव में घुस गया, पंचायत में, बसंत पंचायत में, तो आप खबर दिखा रहे थे, लोगों को बता रहे थे, और साथ में प्रशासन को भी बता रहे थे कि ये भी सहूलियत दिया जा सकता है लोगों को, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन को लगा कि आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसके बाद आप पे FIR कर दिया गया। कहे ना, पानी का जब लेवल सड़क लेवल से नीचे गया तो गांव के लोग को जब व्यवस्था नहीं मिला, जिसके पास घर में पानी है, 3-3 दिन से पानी है, 4-4 दिन से पानी है, घर में जो अनाज है वो बह गया आदमी का, वो कहाँ से खाएगा बताइए? दूसरे के घर पे, किसी गांव में जैसे कोई बोलता है ना ऊंच जगह होता है, क्योंकि उसके घर में तो पानी है, रह नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, सांप काटने का डर रहता है, कैसे निकलेगा? तो वो लोग जो है सो जब पानी घुस गया तो ऊंचे जगह पे, स्थान पे शरण ले लिए। अब वहाँ पे कौन किसको कितना दिन खिलाता है भाई? गरीब लोग थे। आप भी हमारे पंचायत में जाइएगा तो सबसे दलित लोग थे, दलित लोग थे, उन लोग को कौन खिलाएगा? वह सब लोग किसी तरह अपना गुजारा बसर कर रहे थे।
तो जब पानी का लेवल नीचे आया तो ये लोग सड़क की ओर बढ़े कि आखिर जहाँ NH-77 गोपालपुर में ये पूरा जो घटना हुआ था, जिसके बारे में हमारे को गिरफ्तार किया गया, जहाँ से ये लोग कहे कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। अभी जब NH-77 में DM साहब के चिट्ठी में आदेश है कि गोपालपुर एक जगह है जहाँ पे पूरे औराई का कैंप बनाया गया, कि यहीं से जो सरकार और प्रशासन है पूरे औराई के बाढ़ को मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं पे ऑफिस उनका बना, तो सारे अधिकारी वहां बैठते थे। DM साहब भी वहीं जाते थे, विधायक जी भी वहीं जाते थे, सांसद जी भी वहीं जाते थे, BDO साहब भी वहीं बैठते थे, CO साहब भी वहीं बैठते थे, मुखिया जी भी वहीं बैठते थे, जो भी है सब अधिकारी वहीं बैठते थे। वहां पे एक था छोटा सा खाना वाना बनता था, एक कैंप टाइप का था, जिसको तिरपाल उरपाल गिला के, हम पहले ही बताया कि ये सिर्फ लूटने का अड्डा है। 2 दिन बाद उसमें डॉक्टर साहब आए, उससे पहले उसमें बकरी सोया करता था। हमारे दर्शक हमारे चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे, सब हम दिखाए हुए हैं भाई। अच्छा। कि आखिर ये लूट होगा, इस पंडाल का बिल कितना बनेगा वो तो अब CO साहब जानेंगे, सरकार जाने, DM साहब जाने कि उस पंडाल का बिल कितना बना होगा, 5 लाख बना होगा कि 10 लाख बना होगा, वो तो हमको अभी पता नहीं है। तो जब पानी का लेवल नीचे उतरा तो लोग आ गए सड़क पे, NH-77 को जाम करने के भी से कि जाते हैं वहाँ पर BDO साहब होंगे, CO साहब होंगे, क्योंकि लोग को दुख में तो तिनका ही सहारा है, डूबते को क्या कहते हैं, तिनका ही सहारा है। तो वो लोग आए कि जाते हैं, DM साहब BDO साहब होंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि साहब कम से कम नहीं कुछ बचा तो खाने का तो उपाय कर दीजिए, घर में पानी है रहने के लिए, ऊपर से जो पॉलीथीन होता है पॉलीथीन तो दे दीजिए, उसके अंदर नीचे धूप में, गर्मी था सर उस समय 45 डिग्री टेम्परेचर था, 40 डिग्री टेम्परेचर था। अब बताइए धूप में कैसे गरीब लोग रह सकते थे। तो वहीं पे जब वो लोग आए तो हम भी हमको गाँव में, हमारा गाँव का सड़क टूट गया हुआ था। अच्छा। तो हम गाँव में बांस जानते हैं ना, बांस होता है, काटने चले गए। इतना पानी में हम बांस काट रहे थे, हमारे पास वीडियो है, हम इतना पानी में गए कि गांव के लोग को निकलने के लिए चचरी पुल बनाया जाए। चचरी जो पुल होता है काट के हम लोग लाए, वहां पे रखे कि भाई चचरी पुल बनाया जाए, ताकि गांव के हमारे गांव वाले चाहे सब लोग जो है सो मेन रोड पर जा सके। बना उना के जब हमको पता चला कि ये लोग रोड पे पहुंच गए हैं सरकार से मांग करने कि हाँ कुछ मिला जाए, तो हमारा तो धर्म था, पत्रकारिता धर्म के हिसाब से कि चलिए इनके भी खबर को देखे कि आखिर क्या होता है। हम भी घर से खाना वाना खा के निकले कि भाई चला जाए, दिखाया जाए। तो ये लोग जो आए तो सड़क जाम करके वहाँ पे बैठ गए, क्योंकि वहाँ कोई अधिकारी थे नहीं, सब भाग चुके हुए थे, वो कैंप छोड़ के भाग चुके हुए थे। समझिए आदेश था कि खाना बनाना है, लोगों को खिलाना है, लेकिन सब बंद हो गया था, सिर्फ दिखावे के लिए वहाँ पे डायरी में था, सब बंद था। आप ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हम सहयोग दे रहे हैं, बाढ़ में राहत पहुंचाया जा रहा है लोगों को, BDO CO भी ये कह रहा था कि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं लोगों को, लेकिन ग्राउंड पे वो चीज़ नहीं था। हमारे आप वही चीज़ दिखा रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इस वजह से आपके ऊपर केस किया जी। हमारे पंचायत में वो व्यवस्था उस समय नहीं मिल रहा था। अब हमारे पंचायत में 8 जगह खाने का व्यवस्था था, सामुदायिक किचन बनाने के लिए 8 जगह था, कि सरकार 8 जगह पर जहाँ जहाँ ऊंचे स्थान होगा या सार्वजनिक स्थान होंगे वहाँ पे खाना बनाया जाएगा। चल सिर्फ 3 से 4 जगह चल रहा था, वो भी 1-2 दिन बाद बंद कर दिया गया। जहाँ पे जरूरी था वहाँ लोगों को नहीं मिल रहा था, लेकिन सरकार की चिट्ठी में देखिएगा तो ये सब बातों वहाँ लिखा हुआ है कि हाँ भाई यहाँ बन रहा है, सिर्फ वो लूटने, तो सिर्फ खबर दिखाने के लिए तो आप पे इतने धारा तो नहीं लगाए जाएंगे। मैंने मीडिया रिपोर्ट्स मैंने देखा तो लगभग नहीं कुछ होगा तो आप पे 9 धाराएं लगा। नहीं बॉस, हमारे ऊपर 16 धारा लगा है। ऐसे क्या ऐसा कर दिया कि 16 धारा लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि हमारे दरोगा जी को अगर लगता, जो हमारे थाना प्रभारी है, उनके सामने अगर संविधान कानून का किताब होता तो पूरे कानून का जितना धारा है वो सब हमको लोड कर देते भाई। ऐसा लग रहा था हमको। बताइए हम कौन सा बड़का अपराधी है, कौन सा क्रिमिनल है, 16 वो भी गैर जमानती वारंट वाले धारा लगाया गया हम पर। अब कल्पना कीजिए हम जेल में कैसे बिताए होंगे भाई वो दिन, 40-40 दिन। तो अभी आप जो भी बात अभी बताएं मुझे कि इस तरह से आपने बाढ़ की खबर दिखाई, उसके बाद CO को वीडियो को लगा कि चीज़ें उनके फेवर में नहीं जा रही, उसके बाद उन्होंने आपके ऊपर केस किया, फिर आप जेल चले गए, ये बात हुई। तो अभी जब आपके ऊपर केस किया गया तो आप उस दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और वहीं से आपको गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, हम ये खबर दिखाएं, हम जो खबर ये लोग पहुंचे ना, हमारे ग्रामीण लोग चाहे जो लोग पहुंचे किसी वहाँ पे पहुंचे, तो वो जो है सो खबर वायरल होने लगा कि आखिर गांव सरकार तो कह रहा है कि भाई DM साहब चाहे मुख्यमंत्री जी देखेंगे कि भाई लोग को तो हम इतना खाना खिला रहे हैं, इतना पन्नी दे रहे हैं, इतना ये चीज़ दे रहे हैं, और वहाँ BDO CO साहब तो देखे अरे वाह ये लोग सब तो आ गया है। अब लगता है कि हमको सरकार चाहे DM साहब को खबर मिल जाएगा कि इसको खाना नहीं मिल रहा है, पन्नी नहीं मिल रहा है, ये खबर वायरल होने लगा। तो ये लोग जो वहाँ आ गए उस समय से एकदम इधर उधर करने लगे, किसी तरह से कोशिश करें कि इस भीड़ को भगाया जाए। जो बात उस समय कह रहे थे
उस बात पे अभी भी आप टिके हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी हम कायम है कि वहाँ पे सारे अधिकारी वहाँ से छोड़ चुके हुए थे मैदान। फिर जब पता चला कि ये लोग सड़क, ग्रामीण लोग जो है सड़क जाम कर दिए, तो ये लोग मनाने आए कि आप लोग जाइए, हम खाना बनाने की व्यवस्था करते हैं, जाइए घर पे हम थैली पहुँचा रहे हैं। तब से पहले कुछ नहीं पहुँचा था लोगों को, लेकिन उसी में है क्या कि जबरदस्ती जो है सो पुलिस चाहा कि रोड को खाली कर दे। बस वास्तविकता में रोड 4-5 घंटा ब्लॉक हो चुका हुआ था। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर हाईवे 4-5 घंटे ब्लॉक हो चुके हुए थे, आवाजावन की सारे रास्ते बंद थे। हाँ, लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि एम्बुलेंस जो भी इमरजेंसी सेवा है वो चालू था, क्योंकि वहाँ पे हम मौजूद थे। जब सड़क जाम हो गई, तो सड़क जाम हुआ तो डीएम, बीडीओ साहब वगैरह लोग आए कि भाई भगाओ, कहीं डीएम साहब को पता चल जाएगा। डीएम साहब तो आगे से चिट्ठी लिखे हुए हैं कि भाई खाना मिल रहा है, आगे से सरकार भी देख रही है कि खाना मिल रहा है, लेकिन वहाँ के अधिकारियों के द्वारा ये खेल हुआ है। अभी भी हम कह रहे हैं वहाँ के ब्लॉक लेवल के अधिकारी जो है, लोकल जनप्रतिनिधि हो चाहे जो भी हो, हम अभी तक तो नहीं बता सकते, लेकिन खेल वहीं से शुरू हुआ है कि ये लोग को जो है सो खाना नहीं खिलाना है, एक दो टाइम खिलाए। अब बताइए, इस आधुनिक भारत में जिसका घर डूब गया हो, जिसके बच्चे को दूध नहीं मिल रहा हो, जिसका घर का टोटल सामान डूब गया हो, अगर सरकार उसको एक टाइम खाना खिला रही है तो अंगूठे का निशान लिया जा रहा है खाना खिलाने के लिए। अब बताइए, आप किसी को दाल भात और तरकारी, जिसको सब्जी हम लोग कहते हैं, दाल भात तरकारी खिला के फोटो 4-4 बार आप उसका फोटो क्लिक कर रहे हैं और नाम के सामने मतलब कि अगर मान लीजिए कि मैं बाढ़ में फंस गया हूँ और मैं उस गांव में रह रहा था, तो अगर मुझे खाना चाहिए तो मैं जाता वहाँ पे, मैं वहाँ पे खाना लेता, मेरा फोटो लिया जाता, फिर मैं अंगूठे लगाता, बिल्कुल तब मुझे खाना मिलता। अब बताइए, इस आधुनिक भारत में जिसका घर डूब चुका है। देखिए, ये मतलब कि बड़ा ही रोचक बात इन्होंने बताया कि ऐसे तो 5 किलो अनाज तो सबको घर तक पहुंच ही रहा था, लेकिन जब बाढ़ आता है तो आपको पहले तस्वीर खिंचवाइए 3 बार, उसके बाद अंगूठा लगाइए, तब आपको खाना मिलेगा। ये बिहार सरकार की योजना है, इस पे बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पे रहते हैं फिलहाल जी। हमको बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ के लिए भाई, कि जिसका कहे ना, फिर कह रहे हैं हम बार बार। अभी हमको जब जेल में हम गए ना, सोचते सोचते पागल हो गए कि बताइए एक ठीक है, उस पर हम आ रहे हैं। तो गिरफ्तारी हुआ जी, गिरफ्तार होने के बाद किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी? क्या गिरफ्तार होने के बाद आपने बात की प्रशासन से कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, और वकीलों से आपने राय ली, और किन लोगों ने आपको मदद करने की कोशिश की या आपको मदद नहीं मिला? सबसे पहले तो जब हमको ये लोग, जब पूरा वहाँ पे कुछ उपद्रव टाइप का हो चुका हुआ था, क्योंकि पुलिस और प्रशासन, पब्लिक और पुलिस के बीच झड़प हो चुका हुआ था, समझे। ठीक है। तो वहाँ पे झड़प हुआ, उसके बाद जो है सो प्रशासन अलर्ट हो गई, ग्रामीण लोग भी वहाँ से भाग निकले। तो हम लोग भी चले कि भाई अब ख़त्म हो गया, चलते हैं। तो हम लोग भी घर आ गए। एक चौक है, पितौजिया चौक है, वहाँ पे हम आ गए। वहाँ पे मोबाइल चार्ज किए। ये औराई में? हाँ, औराई में ही है, NH 77 पे है। आप जैसे दर्शक जो कोई मिल गए कि कैसे हैं, हम वहाँ पे मोबाइल चार्ज किए। उसके बाद कहे कि अब शाम हो गया, चलते हैं घर। जब हम घर की तरफ बढ़ ही रहे थे, तो वहाँ से औराई के जो थाना है, पूर्व थाना प्रभारी जो हैं, वो आए और हमको हमारा जो बाइक है वो हमको कॉलर पकड़ के वहाँ से उतार लिए और कहते हैं तुम ही सब ये करवाया है, जो आज 5 घंटा सड़क जाम हुआ, ये तुम ही करवाया है, नेता बनता है, ये करेगा वो करेगा। वो हमको वहाँ से उस समय मतलब कि थे दरोगा जी, वो पूर्व दरोगा थे, मतलब जो अभी जो हमको कॉलर पकड़ के ले गए वो वहाँ के पूर्व थाना प्रभारी थे। अभी एक नया मतलब वर्किंग थे या हाँ, वर्किंग थे, बिल्कुल वर्किंग थे। पूर्व हाँ, वो नहीं, वहीं पे थे वर्किंग। अच्छा। मतलब प्रभारी जो थाना का मालिक हो, हम कह रहे हैं, वो पहले वाले मालिक थे, प्रभारी थे। अभी एक नया DSP रैंक के आ गए हुए थे उस दिन। अच्छा, ओके। तो वो हमको जो है सो कॉलर पकड़ के, अब समझिए, वहाँ से ले गए, कह रहे हैं कि तुम ही सब करवाया है। हमको आश्चर्य लगा कि हे भगवान, हम कितना क्या कर दिए। हमको लगा कि कुछ गलती अनजाने में हो गया होगा, कहीं इनके पास सबूत होगा। हम कहे हम कुछ नहीं किए हैं। वो कहते नहीं, चलो तुम ही को ले चलेंगे, तुम ही सब करवाया है हमारा ये वो हमको वहाँ से कॉलर पकड़ के खींच के वो बेदौल OP पे ले गए। अब बताइए, हम कितना बड़ा आतंकवादी थे। बीच में, पब्लिक के बीच में हमको कॉलर पकड़ के आप खींच के ले जा रहे हैं। फिर वहाँ से आगे से हमको कुछ दूर तक तो पैदल खींच के ले गया। फिर जो है सो वहाँ से हमको गाड़ी में बैठा के फिर वहाँ थाना पे ले गए। थाना पर ले गए तो हमसे पहले बहुत हमारे साथियों को पकड़ के वो लोग बंद कर रखे थे वहाँ पे। अच्छा, और भी पत्रकार? हाँ, नहीं, पत्रकार हम ही थे, खाली हमारे ग्रामीण लोग वहाँ पे थे। अच्छा, मतलब आपके गांव के लोग? हाँ, वो लोग उनको गिरफ्तार, विरोध कर रहे थे। हाँ, जो उसमें तो विरोध क्या कर रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि उसमें जितने थे लगभग हमारे नज़र में, अब कहीं प्रशासन के पास कोई सबूत हो तो अलग चीज़ है, हमारे नज़र में तो सब निर्दोष थे, क्योंकि कोई उसमें पत्थर चलाने वाला नहीं, कोई लाठी चलाने वाला व्यक्ति नहीं था। ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमको जो विश्वास है कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन अगर प्रशासन के पास अगर ऐसा सबूत है तो प्रशासन करे अपना कुछ। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम कहें सर हम तो पत्रकार है,
तो नहीं नहीं तुम ही सब किया है। हम कैसे बैठा दिए, क्या कोना में बैठो, अब हमारे साथ ऐसा सुलूक किया गया, कोना में बैठो। अब मान लीजिए कि डंडा हमको दिखाया गया, एक डंडा हमको मारा भी गया। अब इससे बड़ी बात हम क्या कहें, एक दो डंडा हमको पीटा गया नीचे में बैठा के, जैसे कि हम बहुत बड़ा क्राइम करके पुलिस के द्वारा क्राइम पुलिस हाजत के बाद हमको पीटा गया। अब उसके बाद जो है सो सारे हमारे ग्रामीण लोग बेचैन हो गए, हम देख रहे थे बैठ के, सब बेचैन हो गए। उसके बाद हमको रात में बंद कर दिया ये गाड़ी में, और कहाँ ले गए जब हमको पता ही नहीं चला कि कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग। जब रात में गए तो हमको पता चला एक थाना और आई मुजफ्फरपुर जिला का दूसरा थाना था रामपुर हरी, वहाँ पे लाके रात भर के लिए। आपको बोला गया कि आप अपने वकील को बुला लीजिए? नहीं नहीं कुछ नहीं बोला गया भाई, डायरेक्ट हमको कहता सब तुम ही करवाया है। आप अपनी सुरक्षा करने के लिए आप कर सकते हैं ना। हम कहें कि सर हमको छोड़ दिया जाए या हमारा मोबाइल दिया जाए, हमारा फोन आ रहा है, कुछ लोगों से हम बात करेंगे, हमको जो है सो व्यवस्था हम अपने कहेंगे कि भाई आइए हम फंस गए, हमको फोन कर। नहीं 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 कुछ मोबाइल जब्त कर लिए वो लोग, हमारा मोबाइल छीन लिए। अब उसके बाद सब छीन उनके लिए, मेरा गाड़ी था वो सब छीन लिए, चाबी भी छीन लिए, और डायरेक्ट हमको 8 आदमी को एक गाड़ी में बंद करके और दूसरे थाना पर ले जाके बंद कर दिए। रात भर हम वहाँ बंद रहे, वहाँ भी कोई फोन वोन नहीं आया, किससे मिलते नहीं मिलते, हमारे घर वाले परेशान थे, रात भर घूमते रहे। कितने देर हुआ होगा ये टाइम? ये जो है सो ये कितने घंटा, जैसे आप गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद आपको दूसरे थाना में शिफ्ट किया गया, ये कितने घंटे? ये समथिंग 3 घंटे का बीच का रेशियो है। जब वहाँ पे उस थाने पे हमको 3 घंटा बैठा के रखा गया कि 3 घंटा तो वहाँ टॉर्चर किया गया, हमारे साथ साथ जो है दूसरे लोगों को भी टॉर्चर किया। इस बीच में एक बार भी आपको नहीं कहा गया कि आप पे केस है, आप अपने वकील को या अपने किसी को नहीं भैया, किसी को नहीं। हमको तो यहाँ तक हम कहें कि हमारा फोन आ रहा है घर से, भाई मोबाइल दे दीजिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस अपना खुद के नियम फॉलो नहीं कर रही? बिल्कुल खुद का नियम क्या, खुद का नियम तो जो उनको जो सरकार के द्वारा जो नियम मानना है उसको नहीं मान रहे हैं वो। जबकि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है, जहां तक हमें पता है कि गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले उसके परिवार को सूचना, या नहीं तो कम से कम वकील को सूचना देना है कि हम पकड़े गए हैं, आइए हमारा हेल्प कीजिए। ये लोग तो हमारे साथ जो है सो ऐसे कहे ना, ऐसा व्यवहार किए जिससे कह नहीं सकते हैं भाई। अब आप समझिए कि हम जैसे को 2 डंडा अगर पीटा जा रहा है, आपको एहसास ही नहीं कि आप किए क्या किए, हमको समझ खा रहे हैं, और आपके न घर वालों को पता है ना आपके वकील को कुछ पता किसी को नहीं पता है भाई। हम बंद है, हम अपने आप को सोच रहे हैं कि क्या हो गया भगवान, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। फिर कल होके हमको वहाँ पे आए दूसरे थाना पे, औराई थाना की एक महिला आईओ हैं, वो आई और वो कहते हैं कि चलिए जेल अब आपको ले चलना है। अब हम कहें कि लगता है कि जेल, हमको लगता है कोई बड़ा गुनाह हमसे हो गया। सोचते थे आखिर क्या गुनाह हुआ समझ में नहीं आ रहा था भैया। उसके बाद एक रूल होता है कि कम से कम जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको मेडिकल कराया जाए। अब बताइए ये कितना बड़ा, मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, पहला चैनल आप हो जिसके सामने मैं ये पोल खोल रहा हूँ। ये बिहार सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था और बिहार पुलिसिया के लिए भी ये चैलेंज है कि अगर कोई डॉक्टर हमको देख के अगर मेरे नाम पूछा हो, या मेरे नाम का कोई सिर्फ मेडिकल नहीं कराया गया, वो जेल जाने से पहले सिर्फ एक हॉस्पिटल सदर अस्पताल ले गया और वहाँ पे एक काउंटर था, वहाँ पे नाम क्या है भैया, तो हमने ये बताया घर कहाँ है क्या है सब पूछ के कहा ठीक है चलिए। यहाँ तक कि हमको चोट लगा था, हमको दवा की जरूरत था, कोई पूछने वाला डॉक्टर भी नहीं हुआ हमसे कुछ, मतलब मेडिकल के नाम पे बस उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरा कर दी। बिल्कुल बिल्कुल टॉर्चर कर रहे थे हमको। बताइए हमको दर्द था, हमको पुलिस वाले मारे, हमको दर्द था, बताइए हमको दर्द था। हम सोचे कि डॉक्टर साहब से कहेंगे दवा ले लेंगे, यहाँ तक कि डॉक्टर से मिलने का मौका भी नहीं दिया गया। उसके बाद ठीक डायरेक्ट कोर्ट में हमको पेश कर दिया गया, कोर्ट में ले गए, वहाँ पे जज साहब भी। और अभी तक आप अपने किसी जाने वाले से संपर्क में थे या नहीं? कोई नहीं आया था तब तक, तो हमारे पहचान वाले कोई नहीं था, पता ही नहीं था ना। वो लोग ढूंढ रहे थे, वो औराई थाना जा रहे थे, बेदौल थाना जा रहे थे, दूसरे जगह जा रहे थे, कोई किसी को पता ही नहीं था कि हमको कहाँ रखे हुआ है। कुछ पता नहीं था। जब हम कोर्ट में पहुंचे, जज के पास पहुंचे, तो हमारे परिचित लोग को पता चला, वो लोग आए जज के पास गए तो जज साहब भी खड़े हो गए अपने घर पे, हम लोग को ऐसे देख लिए और चले। जबकि उसमें दो पैर से विकलांग आदमी था, उसे भी गिरफ्तार किया उसको भी गिरफ्तार किया गया। 65 साल का बुजुर्ग था, 60 साल का प्लस का बुजुर्ग था। बताइए उस पर आरोप और हम लोग पर आरोप लगा कि हम लोग ने पुलिस को खदेड़ के पत्थर मारा है। कोर्ट में पेशी के बाद आपको फिर जेल भेज दिया गया। वहाँ भी गए तो वहाँ गए तो पुलिस जेल, कहाँ के जेल पे? मुजफ्फरपुर में है, शहीद खुद्दीराम बोस केंद्रीय कारा, यहीं पे शहीद खुद्दीराम बोस को फांसी स्थल। तो आप यहाँ पे उसके बाद आप पूरा 1 महीने से अधिक आपने वहाँ पे बिताया? लगभग 40-41 दिन उस जेल में हम रहे। जब अंदर गए भैया तो क्या कहे, रोना आ रहा था कि आखिर हमारा गुनाह क्या था।
क्योंकि अंदर तो कोई पता नहीं चलेगा ना, जेल से बाहर हम क्या करके आए हैं, कुछ करके आए, समझ में नहीं आ रहा था कि हमने किया क्या है। अंदर पागल हो रहे थे कि भाई आखिर क्या हुआ, गांव वाले को क्या हुआ होगा, को साहब खाना वाना खिलाए होंगे कि नहीं खिलाए होंगे। बहुत अफसोस हो रहा था। फिर हमारा आप जेल में जाने के बाद भी ये सोच रहे थे कि आपके गांव के लोगों को बिल्कुल बिल्कुल पानी का क्या हुआ होगा, हमने जो बांस काट के आया है उसका पुल बना होगा कि नहीं गांव के लोगों को चलने के लिए, ये सब सोच रहे थे। फिर हमारे घर वाले लोग को पता चला, वो लोग आए, हमारा भाई सेना में नौकरी करता है, मेरा भाई सेना में से आया, वहाँ से आया, वकील को रखा, फिर हमारा प्रक्रिया आगे बढ़ा, फिर भी लड़ते लड़ते हमको 40 दिन लग गया समझिए जेल से बाहर निकलने में। और अब आप जेल से बाहर हैं। हम जेल से बाहर। इस दौरान आपको जो बिहार के मुजफ्फरपुर के जो लोकल पत्रकार हैं या फिर पत्रकार की कम्युनिटी है या फिर बाकी लोग हैं, उन लोगों से कोई सहायता मिली आपको? हमें तो जहाँ तक हम अभी तक नहीं देख पाए हैं, जो हम भी तो आए हैं तो कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें मुजफ्फरपुर के लोकल पत्रकारों से कोई मदद नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, हो सकता है कहीं कोई लिख दिए हो जहाँ अभी तक हमारा नज़र नहीं पड़ा हो, लेकिन अभी तक यही हकीकत है कि हमको यहाँ के पत्रकारों से कोई समर्थन नहीं मिला। मतलब आप रीजनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन रीजनल रिपोर्टर से आपको कोई सहयोग नहीं मिला एक तरह से अभी तक? कुछ ऐसा मिला नहीं कि आपको लगे कि उन्होंने सपोर्ट किया? जेल से आए तब से हमारा तबीयत खराब, हिम्मत नहीं होता बोलने का। ये तो हमारा टोन सर ये नहीं रहता है, हमारा टोन ये रहता है कि बिना माइक से कैमरा में आवाज़ चला जाए, हमारा वो टोन होता है। लेकिन हमें समझिए छोड़ दिया गया था। लेकिन हाँ, मुजफ्फरपुर के कुछ ऐसे लोग हैं सर, मुजफ्फरपुर में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो जी जान से लग गए हमारे लिए। जब वो हमारा खबर को दिखाने लगे तो नेशनल मीडिया तक, नेशनल वर्ग के लोग, बहुत बड़े बड़े लोग कहें हमारे लिए ट्विटर पर आए, सपोर्ट किए, कुछ चैनल भी है, अजित भारती हूँ, शुभम शुक्ला हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, और भी कई सारे लोग हैं, बहुत सारे। मुझे भी ट्विटर के थ्रू ही आपके बारे में पता चला। रैंडम सेना हाँ, है, हाँ रैंडम सेना। तो फिर मैंने आपके बारे में पढ़ा, समझा, फिर आपके चैनल को देखा, फिर मैंने बोला कि अरे ये तो मेरे बिहार के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिहार के हैं और सबसे देश से आपको काफी अच्छा समर्थन मिला, उतना समर्थन आपको बिहार में नहीं मिल पाया। मान लीजिए मुजफ्फरपुर के ही एक ट्विटर पे हैंडल है ठाकुर दिव्य प्रकाश, वो हमारे किसी तरह, वो हमको बाद में आए तो हमको कहे कि हम तो आपके चाहने वाले लोग में से थे, जब आप पता चला तो हम आपके लिए कुछ खबर, तो वो 2-4 ट्वीट किए तो आगे लोगों को पता चल गया। वहाँ से हमारा जो वीडियो वगैरह देखे लोग, तो वहाँ से जो है सो लोग बहुत काफ़ी हमको सपोर्ट मिला। अब हमको क्या पता, हम तो जेल में बंद थे, बाहर आए हैं तो देखें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हमारे लिए लीटर निकाले हैं। अब कैसे कैसे बताइए, हम गाँव में रहने वाले लोग को उनको कैसे पता चल गया कि हम। पत्रकारिता की ताकत है कि अगर आप ईमानदारी से कुछ दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो जो अच्छे लोग हैं वो साथ में जुड़ते हैं, आपका सहयोग करते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी हमें देखना होगा कि प्रशासन किस तरह का रवैया रखता है। आप अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए कैसे किसी को एक 40-40 दिन तक जेल में डाल सकते हैं। ये जो 40 दिन का जो आपका दौर था पूरा जेल में, वो कैसे बीता? वो रातें कैसे होती थी? आपको क्या आपके दिमाग में घूमता रहता था? बिकॉज वो अकेला होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अकेले रहते होंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहते होंगे। तो कैसे ये 40 दिन का जो दौर था आपका भी? जेल में तो गए तो सर क्या कहें, 2 दिन तक हमको न नींद आया, न भूख लगा, न कुछ लगा। 2 दिन तक सोते ही रह गए। बेड मिलता है, कम्बल, वहाँ एक ऐसा व्यवस्था है सर, कम्बल ओढ़ना है, कम्बल बिछवाना है, कम्बल का तकिया है जेल में। आपको कम्बल जानते हैं, कम्बल पे ही सोना है, कम्बल ओढ़ना है ठंडा में, और कम्बल का तकिया भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप सो सकते हैं। तो जेल में कम्बले का सब व्यवस्था है, अपना चादर उधर सरकार देती है, हम घर से मंगाए थे, बिछा के सोए। 2-3 दिन तक तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ लोग आए, बतियाएँ, कहें कि क्या हो गया, चलो सब पेपर ऊपर में भी 1-2 दिन जो है सो पेपर में नाम लिखा था। एक पत्रकार में एक पेपर में हमको यूट्यूबर लिखा गया था, माँ के हम पेपर, जेल में अंदर पेपर आता था, कुछ पढ़े। धीरे धीरे लोगों से जान पहचान हुआ, धीरे धीरे टाइम पास होने लगा। जेल में यही पता चला सर, जितने जेल के अंदर कैदी बंद है वो सब एक खुली किताब है। अच्छा। जेल के अंदर जितने कैदी हैं सब अगर उपन्यास कह ले तो वो उनके ज़िंदगी का एक वहाँ उपन्यास का दौर है। सबकी एक अलग सी कहानी, सबकी एक अलग कहानी है। अच्छा। सबका एक अलग कहानी है। जब उसका दर्द आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि मेरा दर्द कम है। और खासकर बिहार में, अभी हम कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, जेल से आए हैं इसके लिए कह रहे हैं, बिहार का जेल शराब बेचने वालों से और शराब पीने वालों से ही भरा पड़ा है।
अच्छा, मतलब अधिकतर कैदी वही हैं। शराब वाले ही हैं। और पुलिस डेली, हम जेल में रहते थे ना तो देखते थे किसी दिन 10 कैदी आ रहा है तो उसमें से 7 शराब बेचने के जुर्म में आया है। और कितना शराब बेचने के जुर्म में, ये नहीं कि कोई ट्रक बेच रहा है सर, कोई कार्टून बेच रहा है। कितना बेचने में पकड़ाए हो? 1 बोतल। कितना बेचने में पकड़ा के आए हो? तो 2 बोतल। मतलब गरीब है तो भाई गरीब है। आप आराम से फंस जाइए, जेल में चले जाइए, और जो बड़े सप्लायर हैं बिहार में वो मजे ले रहे हैं। और सर उसमें पेपर में कभी कल पढ़ते थे कि 2 बोतल के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। सुनते थे, बेचारा से पूछते थे कि भाई कितना बोतल, सही में बता कितना बोतल था? इतना ना 2 ही बोतल था। अब बताइए 2 बोतल अगर बिहार में बैन है, अगर कहीं दूसरी जगह आप चले जाइए तो सुबह से शाम तक 2 बोतल आदमी शराब पी जाता है, मिलता ही है। अब वो आदमी 2 बोतल के साथ गिरफ्तार हो रहा है, उसको कह रहा है कि 2 बोतल के साथ तस्कर गिरफ्तार। अरे भाई सब, आज आप जब हमारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज की घटना बता रहे हैं, आज सारे पेपर में छपा हुआ है कि आज बिहार में जहरीली शराब पीने से भी लोगों का मृत्यु हुआ है। सिवान में पहले भी 52 लोगों की मौत हो गई थी, आज का भी पेपर में छपा हुआ है। अब बताइए आखिर बिहार प्रशासन इतना एक अलग विभाग बना दिया। बिहार में पहला बार हम सुने शराबबंदी के बाद एक अलग मंत्री बनाया गया सर, अलग विभाग बनाया गया, उसके लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था रखा गया। इतना सब करने के बाद भी अगर आपका शराबबंदी फेल है तो मेरे नज़र में भी फेल है सर, क्योंकि हम गाँव में घूमते हैं। वो तो हमने भी अनुभव किया है। बहुत लगभग 3 साल बाद, 3.5 साल बाद मैं बिहार में आया। इतना समय मैं रुका, लगभग 10-15 दिन से हूँ। मैंने देखा है कि लोग आराम से खरीद रहे हैं, आराम से लेकर जा रहे हैं। छठ पूजा में मुझे गांव भी रहना हुआ 2-3 दिन, तो देखा मैंने कि आराम से अवेलेबल हो रहा है। तो शराबबंदी तो ऑब्वियसली फेल हो गई है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि वो चीज़ नहीं हुआ है। वो आप आराम से बिहार में कहीं भी जाएँ, कहीं भी बैठें, आपको आराम से पता चल जाएगा कि कहाँ पर बिकता है, कहाँ पर लोग बेच रहे हैं और क्या आपको चाहिए, सब मिल। ये जो आपकी जो जेल वाली बात है, अभी आप जेल से बाहर छूट के आ चुके हैं। बिहार के एक फेमस पत्रकार हैं, बहुत हुए, अब नेता बन चुके हैं, मनीष कश्यप जी। उनको लेकर आपको भी एक समय था जब आपको कहा जाता कि मनीष कश्यप ऑफ मुजफ्फरपुर के नाम से आपको जाने लगा था। तो उन्होंने आपके समर्थन में कुछ लिखा, बोला, आपको कॉल किया, आपके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की? अभी तक तो हमको नहीं पता चला है कि हमारे समर्थन में वो आए हैं, क्योंकि वो जो खुद को बताते हैं कि हम आमतौर पे लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, पत्रकारिता जो मैं करता था वो मैं कर ही रहा हूँ, नेतागिरी तो होता रहेगा, वो ये क्लेम करते हैं। लेकिन आपको ऐसा कहा जाता है कि आप हैं मुजफ्फरपुर के मनीष कश्यप के रूप में, लेकिन फिर जाकर के आपको कोई समर्थन नहीं मिला उनके साइड से? उनके साइड से क्या कहते, तो हम और मनीष कश्यप ऐसे ही बैठे हुए थे। हम लोग 1 मीटर की दूरी पर अयोध्या में बैठे हुए थे सर। जब 22 जनवरी का दिन था, देश का भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो हम भी अयोध्या में थे और वो भी अयोध्या कैंपेन कर रहे थे। हम भी अपने चैनल के लिए कर रहे थे, वो भी अपने चैनल के लिए कर रहे थे। वहीं पे वो कहें कि भाई एक जो बिहार के चाहे जो अयोध्या पहुँचे यूट्यूबर थे, वो कहें कि बिहार के चाहे देश के जितने यूट्यूबर हैं, चलिए हम सब लोग बैठ के एक सिस्टम बनाते हैं कि सारे यूट्यूबर बैठेंगे और हम लोग यूट्यूबर की दुनिया में लोग एक दूसरे को जो परेशान करता है या किसी कारणवश होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हमको भी फ़ोन आया, चाहे हमें भी किसी तरह पता चला कि हम कहें, चाहे हम तो गुरु मानते थे भाई। लोग जब उनकी बातों से अगर हम जैसे यूट्यूबर को अगर प्रेरणा मिला है तो मजाक नहीं, हम मानते हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने उनको देख के फॉलो किया, हम भी माइक लेके आए कि लगा कि हमको दुख दर्द दिखाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जो उनका रवैया देख रहे हैं ना, वो हमको अब शोभनीय नहीं लग रहा है। मनीष कश्यप अब पत्रकार नहीं रहे, नेता बन गए हैं। और नेता से आप अगर बिहार की जनता उम्मीद चाहते हैं तो बेफालतू बेफुजूल है। कोई भी नेता से हम उम्मीद की नजर भरे से नहीं देखते। नाराज हैं अपने बिल्कुल से? उनसे नहीं, उनसे भी अब नाराज है जब अब वो नेता हो गए हैं। अच्छा, जब नेता हो गए, हमारे बारे में आप आवाज़ नहीं उठाएं, कोई डर नहीं है भाई। सब आदमी की अपना अपना स्वतंत्रता है, हम आपके बारे में बोले चाहे नहीं बोले। हमने उनका आवाज़ उठाया है भाई। हमने मनीष कश्यप के लिए लड़ा है। जब मनीष कश्यप के लिए प्रदर्शन होता था मोतिहारी में तो हम जाया करते थे। मनीष कश्यप जी का हमारे चैनल पर वीडियो है, उनका भाई करण कश्यप का आंख से आंसू आ रहा था। पटना में बागेश्वर बाबा के मंदिर के जिस होटल में वो ठहरे हुए थे, गांधी मैदान के बगल में, और हजारीबाग के एक अमन जी हैं, हिंदू के वो भी कहते हैं, वहाँ पर मैंने कोई उनके भाई को नहीं पूछ रहा था। हम ये नहीं अपने आप को गर्व कर रहे हैं, हम उस समय छोटे थे भाई, हमारा 5000 फॉलोवर था। आज तो 70-80 हज़ार हमारा फॉलोवर और सब्सक्राइबर है। उस समय हमारा 5000 फॉलोवर था। इनके भाई को वहाँ पे बड़े बड़े नेशनल मीडिया थे, यूट्यूबर थे, कोई पूछ नहीं रहा था। मेरा वीडियो है, हमने पहले माइक लगा के करण भाई को देखा, गले लगा,
कि अरे भाई नहीं नहीं घबराना नहीं है। माइक लगाए, उसके बाद जब उनसे माइक लगने लगा वहाँ पे हमने आवाज़ बुलंद किया, हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो हमने सबके लिए आवाज़ उठाया है, हमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं भाई, आप हमारे लिए आवाज़ उठाए नहीं उठाए, जनता है, भगवान है, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत वो अपने में मगन रहे, हम कोई अपने में गर्ज मगन, नहीं है, कोई कोई गर्ज नहीं है भाई, हम अकेला काफी है हमारे लिए। आज जो आप कह रहे हैं अजीत भैया, अजीत भारती हो, शुभम मिश्र शुक्ला हो, या रैंडम सेना हो, या देश के प्रेस ऑफ क्लब ऑफ इंडिया जो लिख दिए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था भाई। हम जेल से बाहर 40 दिन बाद नहीं 80 दिन बाद निकलते, कोई मदद करता नहीं करता, फिर भी हम आते तो वही। अभी तक हमारा जो प्रशासन पता नहीं, डिक्की, हमारे डिक्की में से माइक विक सब गायब है भाई, हमारे डिक्की में बैग था, माइक विक सब गायब है। पुलिस के पास जब था आपका तो हाँ नहीं, वहीं पे गाड़ी लग गया था, उसमें से पता नहीं क्या माइक विक हो गया। हम तो छोटका माइक खरीद के भाई रखते हैं, 1000 रुपया में खरीदे, माइक को गायब हो गया, अब खरीदेंगे माइक फिर लगेंगे। अभी तो 2 वीडियो बनाए हैं, मोबाइल से ही बनाए हैं। तो फिर हमारा वही है रवैया है भाई, वही ग्राउंड जाएंगे। इस बीच में अभी आपके परिवार में कौन कौन है? हम हैं, पत्नी है, हमारा बच्चे हैं। बच्चा कितना बड़ा है? बच्चा, हमारा बच्चा आपको एक 5 साल का है और एक 1.5 साल का है। एक हमारा बच्चा का वीडियो अभी ट्विटर पे भी चला था कि जो मतलब छठ पर्व का, तो लोगों ने उनको कहा कि ये मिथुन मिश्रा का बच्चा है। अच्छा। तो वो भी देखा। और इसके बाद पापा है, मम्मी है, एक भाई है जो सेना में नौकरी करता है, अफसर है। जेल से इतने दिन बाद आए तो बच्चे से बात हुई होगी? बच्चे से बात हुई तो हमारा सर, हम जब भी सुबह निकलते थे और शाम को घर जाते थे तो बेटा को कहते थे कि मोबाइल चार्ज में लगाइए, तो कहता था पापा आज क्या वीडियो बना है। अच्छा। वो मेरे हमें में डिस्टर्ब नहीं करता था चाहे कुछ नहीं, लेकिन पापा क्या वीडियो बना थोड़ा दिखाइए, हम कहे पहले चार्ज में लगाइए फिर बनेगा तो देखिएगा। तो ऐसा फिर ऐसा ही घर जाते तो उत्साह लगता था, वो भी संतुष्ट होता था कि पापा आज यहाँ का वीडियो बनाए हैं, यहाँ का वीडियो बनाया है। लेकिन जब उसको जब पता 2-3 दिन हो गया तो घर पे आए हैं तो पता चला कि रोता था कि आखिर पापा कहाँ चले गए वीडियो बनाने, जो आइए नहीं रहे हैं। तो उसे पता नहीं था कि आप जेल में है। बाद में कोई आदमी, गांव वाले चाहे कोई बच्चा चाहे किसी तरह उसको पता चल गया कि तुम्हारे पापा तो जेल में हो, तो उसके बाद बहुत रोया बेचारा कि जेल, उसको समझे नहीं है कि जेल कहाँ है। उसको लगा कि कोई मार दिया है कि पिटा है, लगता है जेल उसको कि क्या, तो कहा बहुत रोया। फिर धीरे धीरे जब सब लोग थे, आपके साथ साथ आपके परिवार भी बहुत तकलीफ से गुजरे होंगे। अरे भाई तकलीफ, हम कोई बड़े फैमिली से तो है नहीं, मिडिल क्लास है, उसमें भी जीवन यापन करने वाले परिवार है, कोई बड़े परिवार हम लोग नहीं है। किसी तरह गुजारा चलता है, उसी में लगे रहते हैं। हमको इच्छा हुआ, दिल से इच्छा हुआ बिहार के बारे में दिखाना कि हाँ भाई कैसे लूटा जाता है, कैसे ब्लॉक में आप जाइएगा तो सर एक राशन कार्ड, जो अभी आप बोले ना कि सरकार के द्वारा 5 किलो अनाज मिलता है, उस राशन कार्ड को बनवाने के लिए 1500 रुपया ब्लॉक में लिया जाता है। और ये खुलेआम है, या रेट फिक्स? ये जनता आपके वीडियो में कमेंट करके बताए कि हाँ जरा बिहार में राशन कार्ड बनाने के लिए 1500 रुपया लगता है कि नहीं लगता है। अगर नहीं लगता है तो आपका राशन कार्ड किसी के मार्फत से बनता है तो बन सकता है, नहीं तो उसमें 6 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा कि कितने एप्लीकेशन आपको डालना पड़ेगा, ये इसका कोई ठिकाना नहीं। अगर संजोग 2, 4, 10 बन भी जाए तो यही हाल है बिहार खुलेआम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिहार का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम तो दिखाते हैं सर। अब हम लोग किस जिला में बैठे हैं, मुजफ्फरपुर जिला में बैठे हैं। आज से 2 महीना पहले देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब आए हुए थे। मुजफ्फरपुर में 150 करोड़ रुपए का सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। वो उधर गए और उसके 2 दिन बाद हमारा वीडियो ट्विटर पर भी चला है, हमारे चैनल पे है, कहिएगा तो आप भी देखिएगा। 150 करोड़ का बिल्डिंग क्रैक हो गया। 2 दिन हमने दिखाया, क्रैक हो गया, मतलब उसकी जो दीवारें होती है वो क्रैक हो गया। अब बताइए, जबकि उस बिल्डिंग के बनाने में पूरे अस्पताल का खर्चा शायद 150 करोड़ है, जिसमें 100 करोड़ का शायद बिल्डिंग में खर्च है। अब समझ सकते हैं आपकी उसका क्या भ्रष्टाचार है बिहार का। मतलब भ्रष्टाचार की सीमा बहुत पार कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में आपको भ्रष्टाचार देखने को अब वो अगर वो भ्रष्टाचार नहीं था तो हमारे दिखाने के बाद रात में वहाँ पुलिस को खड़ा करके जाली लगा के उसको रिपेयरिंग इमीडिएटली क्यों किया गया जल्दीबाजी में? हम उसी अस्पताल में जाते हैं, SKMCH में जाते हैं, जहां मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिलता है, मर जाता है मरीज, देखने वाला नहीं होता है। हमारा जो मुजफ्फरपुर SKMCH अस्पताल, इसको मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं। हमको तो मन है कि बिहार सरकार को एक योजना बनाए और इसको रेफर अस्पताल इसका नाम रख दे, यहाँ से पटना रेफर करना है।
अच्छा, यहाँ आप आइए, थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो कुछ इलाज नहीं है, रेफर पटना। अब यहाँ से पटना जाने में सर कम से कम 2-2.5 घंटा लगता है। क्या होगा, कहीं जाम हो गया तो भगवान भरोसे है। आज तो कुछ ढंग की व्यवस्था है अच्छा, बिहार में। ये सारी जो चीजें हुई, जेल गए, जेल से आए, इस सब में आपका आर्थिक क्षति भी अच्छा खासा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब ये कहने की बात तो है कि क्या आप या फिर आपका परिवार उस चीज़ के लिए तैयार था? आपके पास आपने कुछ इतना बना रखा था कि ये सब चीज़ आप सह चुके हैं, या फिर आप पे कोई दबाव भी है इस चीज़ का? नहीं, अब देखिए, किसी ये हम उतने आर्थिक स्थिति में है या नहीं है, ये तो बात की चीज़ है सर। बिहार का चाहे देश का कोई भी आदमी जब मुसीबत में फंसता है तो उससे उबरने के लिए वो ज़रूर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता है या सोचता है, चाहे वो जिस मार्फत से हो, कर्जा लेके हो या घर के बैलेंस पैसे से हो या कहीं से नहीं। हर लोग तो उबरना चाहते ही है ना, निकलना तो उससे चाहता ही है। उसी तरह हमारे घर के लोग भी हमको निकाले। अच्छा, मतलब पूरा परिवार आपका एकजुट होकर साथ था? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा परिवार नहीं सर, हमारा गांव वाले साथ थे। हमारे जितने दोस्त हैं, जानने वाले, चाहने वाले, जिसको मतलब जिसको अपना कह सकते हम, वो लोग थे। कुछ नहीं भी थे, कुछ नहीं भी थे, उनका भी भला, जो थे उनका भी भला, और जो दिल से मेहनत किया उसका और भला। अच्छा, अब इस वीडियो के हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे, या फिर बिहार पुलिस से आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैमरे में देख करके बताइए कि आप क्या आशा रखते हैं। बिहार पुलिस से यही कहेंगे कि ईमानदारी से, निष्ठापूर्ण होकर कार्य करे। कभी कभी उनका कार्य हमको निष्ठापूर्ण नियम के विरुद्ध दिखता है। कभी कभी तो ऐसा, अमूमन जब आप जेल में, हम जेल से आए हैं सर, तो बहुत दुख रहा है। जेल हम गए हैं तो हमें बहुत सीखने को मिला है। जेल के अंदर पहले ही हम आपको कहें ना कि हर आदमी एक खुली किताब है। जब उसको पढ़िएगा तो ऐसा नहीं कि जेल में सब खराब आदमी जाते हैं। कभी आप मतलब भगवान ना करे कि कोई जेल जाए, लेकिन जब जेल में जब आदमी जाता है ना, तो वहाँ सब अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं, सब लोग होते हैं। उसमें हम गए तो पढ़ते थे लोग कैसे फंस के आ जाते हैं। अगर आप किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिएगा तो हो सकता है किसी से केस करवा के या किसी न किसी मार्फत से आपको फंसाया भी जाता है। अब तो सुनने में आ गया है कि जब से दारूबंदी हो गया है तो दूसरे आदमी को ज़्यादा परेशान करना है तो उसके अंदर बता रहा था कि हमारे गाड़ी में प्रशासन 2 बोतल दारू धर के प्रशासन भेज दिया। मैंने भी खुद सुना है बहुत ज़्यादा कि अब हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमको अंदर जेल के अंदर ऐसे लोग मिले हैं जो कहे हैं कि प्रशासन, हमारे गाड़ी में कुछ नहीं था जब हम पकड़ाए तो हमको 2 बोतल दारू धर के भेज दिया है। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अंदर जो जेल के अंदर कैदी मिले वो हमको कहे हैं। अच्छा, कि ये प्रशासन ऐसा कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि उनका पीछे कोई लगाम नहीं है, कुछ नहीं है कि भैया आप जिस हिसाब से कानून का इस्तेमाल कर ले उस तरह से। बिल्कुल, हम अभी भी ऑन कैमरा पे कह रहे हैं कि अभी के समय में, अभी जो समय है यहाँ क्राइम का ग्राफ थोड़ा, भले अब क्राइम का ग्राफ, हम तो गांव घर का रिपोर्टर है, सुविधा नहीं है, उतना व्यवस्था नहीं है, हम सर्च करते नहीं है और डाटा नहीं निकालते हैं। हमको लग रहा है कि बिहार में जो बीच में क्राइम का ग्राफ घटा हुआ था वो उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। अब सरकार की नज़र में क्या होगा, अब डेली आप पेपर खोलिए तो कहीं ना कहीं मृत्यु, हत्या, कहीं ना कहीं लूट। अब मुजफ्फरपुर शहर में हर 2 दिन में किसी का चैन छिना जा रहा है, किसी का मोबाइल छिना दे जा रहा है। आखिर क्या हो रहा है भाई? कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में कहीं फायरिंग हो जा रहा है, कहीं किसी को गोली मार दिया जा रहा है। ये सब घटनाएं बीच में बंद हो गया था भाई। जबकि अब हमारे मुजफ्फरपुर में अभी समझिए हमको लगता है 3-4 IPS रैंक के अधिकारी हैं, जबकि पहले इतना हुआ भी नहीं करते थे। पहले इतने लोग नहीं थे IPS रैंक के अधिकारी यहाँ पर, अब तो इतने लोग हो गए हैं। सरकार के पास सिस्टम अपग्रेड हो गया है, ऑनलाइन व्यवस्था हो गया, सब चीज़ हो गया। फिर भी अगर लग रहा है कि हाँ सही लोगों को जांचे प्रशासन, सही लोगों को क्राइम में भेजे, जेल अपराधी है तो भेजिए। अगर हम भी अपराध किए होंगे तो हमारा भी जो होगा न्याय प्रक्रिया करेगा, क्योंकि पुलिस को तो जो करना था लिख के भेज दिया कि हम सबसे बड़का दंगा फैलाने वाले थे, भड़काने वाले थे, उनको तो डायरी में ऐसे 100 इतना धारा लिख के भेज दिया। अब तो हमको कानून पर भरोसा है ना, और वही कानून ने हमको बेल दिए हैं। कानून के नज़र में कहीं लगा होगा कि ना ये व्यक्ति सही हो सकता है, चाहे जो भी है, वहीं से ना हमको न्याय पर भरोसा है हमको भाई। अच्छा, है भरोसा? बिल्कुल बिल्कुल, न्याय पर भरोसा है। आखिर वही लास्ट पोजीशन तो वही है, उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद तो कोई सिस्टम हमको नहीं लग रहा है कि आपको न्याय कोई दे। अगर आप थक हार के जाएंगे तो लोग क्या कहता है कि चल कोर्ट में देख लेंगे। कोई भी आदमी को आपको देखा ही होइएगा, कहेगा अंत में चल कोर्ट में तोरा घसीट देंगे या देख लेंगे। तो वहाँ आखिर लोगों को भरोसा है तभी तो कहता है कि कोर्ट में देख लेंगे।
तो न्याय पर अभी भी हमको भरोसा है, न्याय पे भरोसा था तभी आज हम 40 दिन बाहर आए हैं, नहीं तो प्रशासन का बस चलता तो हमारे ऊपर तो ऐसा ऐसा धारा लग गया था, हमको लगता है कि 400 दिन भी रहना पड़ सकता था जेल में सर। अच्छा, बिहार के युवाओं से कुछ कहेंगे? बिहार के युवाओं से कहेंगे कि देखिए आजकल हर आदमी, हम अपना उदाहरण नहीं देंगे कि हम हर आदमी बिहार को बदलने में लग सकते हैं। हर आदमी को कोई ज़रूरी नहीं है कि माइक लेके ही सड़क पे निकलना है, गांव में घूमना है। अब आपके पास स्मार्टफोन हो गया है, उंगली का ज़माना है। आपकी इस उंगली में, जैसे हमारी इस उंगली में वोट की ताकत सरकार कहती है, चाहे हमारा संविधान दिया है कि हमारा एक वोट हम सिस्टम को बदल सकते हैं, उसी तरह अब हमारे मोबाइल में एक उंगली के कारण हम सिस्टम को दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ गलत हो रहा है लिखिए, देखिए, बोलिए, कोई ना कोई तो सुन लेगा आपका आवाज़। अगर आज जैसे कि मान लीजिए बड़े बड़े मीडिया हाउस को भी गांव में क्या होता है खबर नहीं पता चलते। हम जैसे छोटका यूट्यूबर, जो लोग आजकल कह रहा है कि यूट्यूबर है, लेकिन हम यूट्यूबर कहने में क्या दिक्कत है भाई? हमको तगमा लेना है, सर्टिफिकेट लेना है कि हम पत्रकार है, हमारा दिल को सुकून मिल रहा है। हम गांव में जाते हैं, गरीब का मदद करते हैं, ये नहीं कि खाली दिखेबे करते हैं। अब हम उसमें उसको क्या मदद करते हैं, वीडियो बना के भी दिखाएं क्या कि हम मदद क्या करते हैं, वो हमको नहीं आता है भाई। अगर किसी का फ्री में हम राशन कार्ड बनवा देते हैं तो वो दिखाना थोड़ी है कि हम राशन कार्ड बनवा दिए हैं कहीं से फ्री में। जो 1500 रुपया लग के किसी का बनता है, वहीं पे हम रुक जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, तो वो अधिकारी उससे पैसा नहीं लेता है, या वो डाटा ऑपरेटर उससे पैसा नहीं लेता है। देखता है कि लेंगे तो बोलेंगे, ये फ्री में काम हो जाता है। अब बाढ़ में, अब बताइए, हम लोगों को खुद अपने पैसा से, जिसको देखते थे कि डूबा हुआ है, घर में डूबा हुआ है, उसको बिस्किट खिलाते थे, कहीं नहीं हुआ तो हम 150 रुपया भी दे देते थे भाई। लेकिन ये दिखाने का चीज़ नहीं है ना। आज जो दर्द छलका है, जो निकले हैं, तो भड़ास निकाल रहे हैं कि भाई हम क्या इतना बड़ा, हम तो मदद ही कर रहे थे लोगों को। भले तुम सरकार नहीं वहाँ पे पहुँच रहे थे, हम तो पहुँच रहे थे। आप हमारे दर्शक भी हमारे चैनल पे आएंगे तो हमारा देखेंगे कि हाँ हम कैसे कैसे घूम रहे थे भाई। इतने इतने पानी में जाते थे, इतना इतना पानी में जाते थे। दर्द होता है ये सब जब याद आता है आप जी। लेकिन अब क्या कहे कहानी। हाँ, लेकिन बिहार सरकार से भी कहेंगे कि चुनाव का समय आ चुका हुआ है। हम जेल से निकले हैं, चाहे जेल में भी देखें, लोक लुभावने वादे भी हो रहे हैं कि हाँ ऐसा व्यवस्था बनेगा, ऐसा व्यवस्था बनेगा। ठीक है, चुनाव आता है तो जब अमूमन हम तो देखें हैं, अब आप भी पत्रकार हैं, देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं, हमको ये महसूस होता है कि जब चुनाव आता है तो सरकारें झुक जाती हैं। जो सरकार 4 साल तक और 4.5 साल तक ऐसे सीधा रहती है, वो सारे जैसे चुनाव आएगा उसकी उंगली और उसकी अकड़ नीचे हो जाती है, वो जनता के हित में बात करने लगती है। और नेताजी विधायक जी भी गांव घर में घूमने लगते हैं। 4 साल वो अपने फॉर्चूनर को गांव का रास्ता भूल जाते हैं। जैसे ही चुनाव नज़दीक आ जाता है, उनके गाड़ी का फॉर्चूनर गाँव घर में घूमने लगता है। अच्छा, यही बिहार में कहानी है। लेकिन बिहार बदलेगा, बदल रहेगा। हम जैसे युवा निकल रहे हैं, आप जैसे युवा निकल रहे हैं, देश का सब लोग बिहार के ऊपर नज़र रखे हुआ है। आने वाला समय बिहार का होगा। भले कितना दिन रहेंगे भाई, हम कितने दिन हम ट्रेन में भर भर के नौकरी करने जाएंगे। आज भारत सरकार का इंडियन रेलवे जो है कह रहा है कि हम 7,500 ट्रेन पूरे देश में स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं छठ दिवाली को लेके। जाइए मुजफ्फरपुर स्टेशन पर, देखिए शौचालय में बैठ के आदमी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम दिखाए भी हैं, लेकिन अभी हमको हिम्मत नहीं है भाई। जेल से आए हैं, टूट गए हुए हैं, शरीर काम थोड़ा सा, जेल का खाना पीना से काम नहीं कर रहा है। बोलने का आप आवाज़ से, आप हमारे दर्शक आवाज़ से ही समझ लेंगे कि हाँ। जाइए देखिए कि ट्रेन के शौचालय में लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्या कहा जाए, व्यवस्था बदलना चाहिए। आप जैसे मनीष कश्यप भाई का नाम लिए हैं, भैया बोलते हैं, भाई जो भी कहिए, उनको हम देखते थे, लगता था कि ये आवाज़ उठा रहे हैं, बिहार बदलेगा। उनके देख देख के हम लोग भी, हम जैसे बिहार के बहुत सारे लोग भी माइक लेके निकले। लेकिन बहुत लोग धीरे धीरे अब उनको देखे कि राजनीति में आ गया, तो बहुत लोग हमको भी कहेगा कि हाँ इसको भी अब भाषण दे रहा है, राजनीति करना होगा। लेकिन मैं सामने से कह रहा हूँ, मुझे कोई राजनीतिक नहीं करना है, राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि पत्रकार वही हो सकता है जो पत्रकारिता ही कर सके। हम राजनीतिक में कर चले जाएंगे तो हमसे पत्रकारिता नहीं होगा। वो क्या होगा, पक्षकारिता, उसको पक्षकारिता बोल सकते हैं, पत्रकारिता नहीं बोल सकते। अब बताइए, मनीष भाई बीजेपी ज्वाइन कर लिए हुए हैं, देखे होइएगा आप लोग, दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस, बीजेपी ऑफिस में जाके ज्वाइन किए हैं। तब से उनके जब वो लोकसभा चुनाव बोल देते हैं, जब आप सवाल मनीष भैया पर पूछे हैं तो बोल देते हैं। बोल दीजिए, उनके कैंपेन में गए हुए थे मनीष कश्यप के साथ,
हाँ। हमको लगा कि भाई बिहार के लिए लड़ रहा है, चुनाव बेतिया से लड़ रहे हैं, हो सकता है पहले बेतिया बदल जाएगा। हमको भी लगा मुजफ्फरपुर मेरा बाद में बदलेगा, मुझे मनीष कश्यप अगर बेतिया से चुनाव लड़ रहा है तो हम जैसे लोगों को वहाँ के जाके मनीष कश्यप की आवाज़ को दिखाना चाहिए बेतिया के लोगों को और बिहार के लोगों को कि बेतिया बदलने वाला है। हमको लगा कि मनीष कश्यप वहाँ से जीत जाएंगे तो बेतिया जो वो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो बेतिया बदलेगा। और वहाँ गए तो वहाँ के लोगों में भी उम्मीद था मनीष कश्यप के प्रति। हम तो घूमते थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग पर थे, वहाँ के लोगों में उम्मीद था कि मनीष कश्यप को हम वोट देंगे, मनीष कश्यप हमारा बेतिया बदलेगा। हम तो उनके ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाते थे। उनका जो बोलने का शैली है, उसके मुरीद थे हम उस समय। वो ऐसे ही पब्लिक को बोलते थे, ओए कक्का। हंसी आ रहा है आज जब याद आता है ना कि आखिर वो कैसे होगा, कैसे अब बिहार बदलेगा। वो अपने क्षेत्र में जब गए तो हम उनके विधानसभा क्षेत्र में घूमते थे। गंडक नदी का एक किनारा था सर, वहाँ पे एक भीड़ आ गया, इनके पास छोटा माइक था, भीड़ आ गया वहाँ पे, हम लोग खड़ के ले रहे थे, हम भी वीडियो बना रहे थे, हमारे पास भी है। वो अपने एक चाचा को बोल रहे थे, 60 साल के चाचा थे वहाँ पे। वो 60 साल के चाचा को बोल रहे थे, अरे चाचा मोदी जी के नंबर बा। उनका तो उधर का भाषा कुछ ऐसा ही है। तो वो अपने उनको बोल रहे थे, चाचा थे, बुजुर्ग थे, उनको कह रहे थे, चाचा मोदी जी के नंबर बा, राहुल गांधी के नंबर बा, कहा हमर जमीन के दाम बढ़ावस। अच्छा, तो अरे भाई ठीक है, राहुल जी तो सरकार में नहीं आए, मोदी जी तो हैं सरकार में, और मोदी जी से अब आपका ऐसा होता है। हम तो देखे हैं 1-2 फोटो, मोदी जी से आपका ऐसे होता है, अमित शाह जी से ऐसे होता है। तो आप तो कह ही सकते हैं ना कि बेतिया के जहाँ आप जाके वादा किए वहाँ के जमीन का दाम बढ़ जाना चाहिए, वहाँ पे पुल बन जाना चाहिए। हम उनका बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि जब आदमी पार्टी में चला जाएगा, अब क्या ठिकाना है, जब जो बात वो कह रहे हैं कि हाँ अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, विधायक बन जाएंगे, तो क्या पता उनके क्षेत्र से विधायक है ना, सांसद है ना, भाजपा के ही सांसद विधायक लोग हैं ना। आखिर जब वो काम नहीं करवा रहे तो इनसे भी क्या उम्मीद रखा जाए, ये कर देंगे। लेकिन भगवान करे कि ये करवाए काम, बिहार बदले। अगर नेता इनको लगता है कि बिहार के सिस्टम में ही घुस के ही बिहार बदला जा सकता है तो बदले। लेकिन हम आज आपके सामने घोषणा कर रहे हैं कि बिहार को न नेता बदल सकता है, न सिस्टम बदल सकता है, बिहार को बदल सकता है तो वो बिहार का जनता बदल सकता है। सेम लाइन प्रशांत किशोर भी बोलते हैं, बिल्कुल बिहार का जनता, क्योंकि हम जब तक ऐसे नेताओं को वोट देते रहेंगे तब तक बिहार बदलने वाला नहीं है। हम प्रशांत किशोर जी का भी किसी पार्टी का समर्थक नहीं है भाई। हम पत्रकार हैं, पक्षकार हो जाएंगे तो फिर हमारे पत्रकारिता खत्म हो जाएगा। हम प्रशांत किशोर के बारे में भी बोलेंगे, हम लालू यादव के बारे में भी बोलेंगे, तेजस्वी यादव पर भी हमारे दर्शक अगर हमारे चैनल पर जाएंगे तो उनको मिल जाएगा। हम किसी को नहीं छोड़ते हैं भाई, और पत्रकार का धर्म है कि सरकार से सवाल पूछना, और आप पूछते रहेंगे। अब बताइए, सरकार बिहार में लालू यादव की सरकार 20 साल से खत्म है। बिहार का सर्वे सर्वा अगर कह सकते हैं तो पिछले 20-25 साल से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से सवाल होना चाहिए ना भाई। हमारा उम्र नीतीश कुमार के सामने हम बच्चा से जवान हो गए हैं ना। हम लालू यादव के जमाना, ठीक है बदल रहा है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि बिहार नहीं बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, लेकिन जो रफ्तार होना चाहिए। लोग कहता है, अभी आप अमूमन बिहार में सुनते होंगे बिहार के नेताजी लोग से, डबल इंजन है बिहार में। तो भाई सिंगल इंजन तो आप जानते हैं धीरे धीरे चलेगा, डबल इंजन है तो तुरंत विकास हो जाना चाहिए। बिहार में कितने कंपनियां चालू हो गया है जिसमें 500, बिहार का कोई भी नेता हमको एक बार बताए कि बिहार में पिछले 10 साल में एक ऐसी कंपनी चालू हुई है जहां बिहार के 500 लेबर जाके रोजगार कर रहे हैं। मात्र 500 की बात हम कर रहे हैं, हम 5000 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 500 की बात कर रहे हैं कि बिहार का कोई नेता हमको बताए, हम जाके वहाँ घूमेंगे, अगर होगा तो अच्छी बात है, हम दिखाएंगे उसको कि बिहार में पिछले 5 साल में और 10 साल में एक ऐसी कंपनी खुली हो जिसमें 500 लोग रोजगार कर रहे हो। वही कंपनी क्यों गुजरात में खुल रहा है? लोग कहेगा, आप भी कहिएगा कि आप भी तो मनीष कश्यप की तरह ही ऐसे बोलते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि ये बिहार का दर्द है, वो भी दर्द दिखाते थे। लेकिन अब वो राजनीति में चले गए, हमको राजनीतिक में नहीं जाना है और राजनीतिक नहीं करना है। ठीक है, तो इसी के साथ मिथुन जी मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपने जो परेशानियाँ झेली हैं, जो तकलीफ़ें झेली हैं, लेकिन ये ईमानदारी बनाई रखी है, लोगों की बात आपने रखी है और फिर से आप वही शुरू कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और आशा यही रहेगा कि आप बिहार के लोगों के, बिहार के गरीबों के, बिहार के दलितों की आवाज़ बनेंगे, आवाज़ बन करके प्रखर होकर के सत्ता के सामने ना झुकते हुए, प्रशासन के सामने ना झुकते हुए,
लोगों की आवाज़ बन के हमेशा बुलंदी के साथ सामने खड़े रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थे मिथुन जी, जो काम बहुत मेहनत से कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अचानक इन्हें जेल जाना पड़ा। बिहार की बाढ़ की बात करें तो हर साल 17 से 21 जिले बाढ़ग्रस्त हो जाती है। लगभग 8 लाख से 12 लाख लोग बिहार से बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये तो सिर्फ इन्होंने औराई की बात बताई कि औराई के एक इलाके में ऐसा हुआ, लेकिन बाकी के ज़िले, बाकी के इलाके के बारे में आप सोचिएगा। और ये भी सोचिएगा कि जब एक पत्रकार ईमानदारी से काम करता है तो उन्हें किस तरह से गुजरना पड़ता है, किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट शख्स के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।